Welcome at the Girls Academy. Assalamu alaikum students. Welcome to the Girls Academy. This is our unit number 1, Introduction to Biology and lecture 2, Levels of Biological Organization. अपने लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, विच इज़ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, मोलिकुलर लेवल एंड ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल. आज हम बात करेंगे लेवल नंबर 4 की, विच इज़ टिश्यू लेवल. लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि किस तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम बनाते हैं. देन उनसे हमने ये भी पढ़ा कि बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं. देन ये एटम्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं एंड आफ्टर दिस मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइन होकर ऑर्गेनेली बनाते हैं एंड एवरी ऑर्गेनेली विद अ स्पेसिफिक फंक्शन दे कंबाइन एंड फॉर्म अ सेल. यहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. अब फर्दर बहुत से ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिज़म है जो कि यूनिसेलुलर है, तो उनमें तो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेल लेवल तक ही रहती है. लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स ऐसे हैं जो कि मल्टी सेलुलर है, फॉर एग्जांपल एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो उनमें ऑर्गेनाइजेशन के लेवल प्रोसीड करता है, आगे जाता है. उसके लिए होता क्या है कि डिफरेंट सेल्स के ग्रुप्स होते हैं. अब वो ऐसे सेल्स जो कि ज़रूरी नहीं है उनके साइज़ और शेप एक जैसे हो, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि उनका फंक्शन रिलेटेड हो. सो दीज सिमिलर सेल्स दे ऑर्गेनाइज टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ लूज शीट्स और बंडल्स, और फिर ये एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ऐसे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को हम कहते हैं टिश्यूज़. और हर टिश्यू का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म जो वो परफॉर्म करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल टिश्यूज़ की अगर हम बात लें तो एनिमल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है जो कि है मसल टिश्यू. अब ये मसल टिश्यूज़ जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, लाइक स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल. एज यू कैन सी इन दिस फिगर आपको डिफरेंट इनकी डायग्राम्स नज़र आ रही होगी. तो हर एक जो मसल टिश्यू है उसका एक ही काम होता है, इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन. ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जिस बॉडी पार्ट में है फिर वो मूव करता है. अब मसल में सारे ऐसे सेल्स प्रेजेंट है जिनमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ है कि वो सेल को कॉन्ट्रैक्ट करे. इस तरह पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर जो भी बॉडी पार्ट को आपने मूवमेंट देनी है. देन इन एनिमल्स देयर इज़ नर्वस टिश्यू विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. अब सारे जो नर्व इम्पल्स है जो भी हमारा बाहर के इन्वायरमेंट के साथ या इंटरनल इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन है वो होता है थ्रू हमारा नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम भी किससे बना है? नर्व टिश्यू से. देन इन प्लांट देयर आर डिफरेंट टिश्यूज़, फॉर एग्जांपल जाइलम टिश्यू. अब जो जाइलम टिश्यू है इसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं. दीज आर जाइलम टिश्यूज़ जिसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैकीड्स एंड वेसल एलिमेंट्स. तो ये दोनों डिफरेंट सेल्स है बट ये रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो दे ऑर्गेनाइज टुगेदर टू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन विच इज़ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल्स. नेक्स्ट फ्लोएम टिश्यू. अब फ्लोएम टिश्यू में भी प्लांट के पास होते हैं सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स एंड सम पैरेन्काइमा सेल्स. तो ये सेल्स भी रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. दे combine together and they perform a similar function which is the translocation of sugar, proteins, etc. in the plant. Next is mesophyll tissue. Mesophyll tissue is specialized for photosynthesis. अब इसमें भी different types of mesophyll tissue होता है, pellicid mesophyll and spongy mesophyll. So number 5 is organ and organ system level. अब हम टिश्यू लेवल से एक स्टेप आगे जाएंगे. तो ऑर्गन कैसे बनता है कि डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस assemble together in a structure to carry out its function with great efficiency and such structures are called organs. अब वो सारे टिश्यूज़ जिनका फंक्शन रिलेटेड है वो assemble होते हैं और एक स्ट्रक्चर वो फॉर्म करते हैं एंड देन इस स्ट्रक्चर का एक ही स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करते हैं. इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑर्गन. फॉर एग्जाम्पल स्टमक इज़ एन ऑर्गन एंड इसका एक ही मेजर फंक्शन है डाइजेशन ऑफ फूड, स्पेसिफिकली प्रोटीन पार्ट ऑफ द फूड. अब इसके अंदर 2 टिश्यूज़ है विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस फंक्शन, सिक्रेटरी एपिथेलियम एंड मस्कुलर टिश्यू. Here as we can see the diagram of stomach,
in which there are different tissues: columnar epithelium, blood, nervous tissue, loose connective tissue and smooth muscle tissue. इनमें से हर एक टिश्यू अपना अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है और इस तरह स्टमक अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल होता है. सो secretory epithelium, it secretes gastric juice which mixes with the food, and then the muscular tissue in the stomach, it contracts the walls of stomach, mixes the food thoroughly with the enzymes and moves the food to the posterior end of the stomach. So इस तरह से different tissues मिलकर काम जो करते हैं, जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो स्टमक का मेजर फंक्शन बन गया, जो कि है digestion of food. The formation of organ has a selective value. ऑर्गन की फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिलेक्टिव होता है. इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं. ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम वेयर टोटल फंक्शंस इन्वॉल्व इन वन प्रोसेस और फिनोमिनन आर कैरिड आउट. ये जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये डेवलप्ड है इन एनिमल्स, जिनका अपना अपना फंक्शन होता है. बट इन प्लांट्स इट इज़ मच लेस डेफिनेट देन इट इज़ इन एनिमल्स. एंड एट मोस्ट हम इस तरह डिस्टिंग्विश करते हैं प्लांट्स में रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को एज ऑर्गन्स. इनमें से हर एक की क्लियर कट फंक्शंस है और इनकी डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं, जिसकी वजह से हम इनको ऑर्गन कह देते हैं. फॉर एग्जांपल रूट्स, दीज आर इन्वॉल्व इन एंकरिंग द प्लांट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. Shoot, it supports the entire plant while the leaves are primary organs for food manufacture. तो इस तरह हम इनको कह देते हैं कि ये organs हैं. And flowers or other reproductive structures, these are involved in producing the next generation or reproduction. So this is all about the organ. Next comes the organ system. Now organ system कैसे बनता है कि वो सारे organs जिनका related function है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कि इन्वॉल्व है ओरल कैविटी, उसमें सेमी डाइजेशन हो रही है, फूड की ब्रेकडाउन हो रही है विद द हेल्प ऑफ टीथ. देन एसोफेगस जो कि फूड के लिए एक पैसेज वे है फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टमक. सो वो है एसोफेगस. देन स्टमक जो कि प्रोटीन पार्ट को डाइजेस्ट करेगी. लिवर जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम देती है स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर द फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड. गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये सारे एंजाइम्स जो है वो देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ताकि फूड जो है उसकी डाइजेशन हो सके. देन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ मेजर फूड डाइजेशन होती है. लार्ज इंटेस्टाइन जो कि बेसिकली वाटर को, एक्सेस ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, सॉलिड वेस्ट बनाता है. रेक्टम एंड एनस, इट इज़ फॉर एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट. सो ये सारे ऑर्गन्स, इनके रिलेटेड फंक्शंस है और ये आपस में कंबाइन होकर दे वर्क टुगेदर एंड दे परफॉर्म वन और मोर फंक्शंस. There are some other examples of the organ systems. For example, in animals, integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, endocrine system, cardiovascular system, lymphatic system, respiratory system, urinary system, and reproductive system. In plants, just two organ systems है. For example, root system, जिसमें involved है roots, and shoot system, which involves stem, leaves, and flowers. Next comes the level number 6, which is individual level. Now individual कैसे बनता है? In animals they have different organ systems. वो सारे organ system they assemble together and they form an individual, which is the whole organism. But in plants, various organs assemble together and they form a complete or whole organism. Now the whole organism has its individuality as far as its characteristics are concerned. An individual is different from other members of the same species in certain respects. The various functions and activities in an organism are coordinated. अब एनिमल्स में क्या होता है कि all the systems they work in coordination with each other. For example, if a man is engaged in exercise or hard work, तब क्या होता है कि not only his muscles are working but also heart rate increase हो जाती है and the blood supply to the muscles is increased. So heart beat भी increase हो जाती है. तो इस तरह during exercise different systems involved है. Muscular system, respiratory system and
सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व है. तो ऑल दीज सिस्टम्स दे वर्क टुगेदर, असेंबल टुगेदर एंड देन दे फॉर्म एन इंडिविजुअल. अब ये कोऑर्डिनेशन जो डिफरेंट सिस्टम्स के दरमियान में है, ये कैसे अचीव की जाती है? इन एनिमल्स ये कोऑर्डिनेशन अचीव की जाती है बाय द मीन्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. प्लांट्स में देयर इज़ नॉट नर्वस सिस्टम, सो प्लांट्स में कैसे अचीव की जाती है? ओनली लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ ब्रॉट अबाउट बाय हार्मोन्स. प्लांट्स में हार्मोन्स होते हैं और वो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन होती है प्लांट्स में. तो एक जो ऑर्गेनिज्म है वो एज अ होल काम करता है, अपने सारे बॉडी सिस्टम्स के साथ मिल के कोऑर्डिनेट करते हैं उसके सारे बॉडी सिस्टम्स, और इस तरह वो अपने इन्वायरमेंट में डिफरेंट चेंजेस को रिस्पॉन्ड करने के काबिल होता है. So next comes the level number 7, which is population level. Now what is the population? We must understand that population में सारे एक जैसे organisms which belong to the same species वो involved होते हैं. Population is a group of living organisms of the same species located in the same place at the same time. सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज़म्स जो कि एक ही जगह पर एक ही वक्त में मौजूद हो वो पॉपुलेशन कहलाता है. For example, number of rats in rice field. We have a rice field which is a specific place and at a specific time there are rats present. So एक population हो गई है. और human population in a city, एक ही शहर है, एक ही वक्त में उसमें जितने हम humans की बात कर रहे हैं, सारे humans एक ही species homo sapiens से belong करते हैं, सारे humans हैं, तो ये एक population बन गई है. Population is actually a higher level of organization than organism or individual, and there are different attributes of the population. Some of these attributes are gene flow, gene frequency, age distribution, population density, etc. Next, number 8 is community level. कम्युनिटी में क्या होता है कि अब डिफरेंट पॉपुलेशंस है ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, उनकी हर एक की पॉपुलेशन है, दे लिव इन अ सेम प्लेस और इन द सेम हैबिटेट, वो फॉर्म करते हैं कम्युनिटी. पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी. Communities are dynamic collections of organisms in which one population may increase and the other may decrease due to fluctuations in abiotic factors. Basically जब एक जगह पे different populations रह रही है तो उनमें different types of interactions होती हैं which can be predation, parasitism, commensalism, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन. तो जब उनमें ये कंपटीशन और डिफरेंट इंट्रैक्शंस होते हैं so they compete for the food, resources and other different things. तो इसमें जो पॉपुलेशन डोमिनेंट होती है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो सर्वाइव कर जाती है एंड दे इंक्रीज़. बट जो पॉपुलेशन वो लेस डोमिनेंट है या डोमिनेंट नहीं है तो वो डिक्रीज़ कर जाती है. और कुछ ऐसे होती है कि कोई डिज़ास्टर हो जाता है जिसको कोई पॉपुलेशन जो है वो कोई ऐसे इन्वायरमेंटल चेंजेस हो जाते हैं जिसको कोई पॉपुलेशन बर्दाश्त कर पाती है और कोई नहीं कर पाती. तो इस तरह से पॉपुलेशंस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती हैं. सम कम्युनिटीज़ आर कॉम्प्लेक्स एंड द अदर आर सिंपल. सो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, जितने भी लेवल्स पढ़े, ये हमें ये बताते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे स्टडी कर सकते हैं. इट कैन बी स्टडी एट सब एटॉमिक, atomic, molecular, macromolecular, organelle, cell, tissue, organ and organ system level. We can also look at it as an individual or as a part of population of similar individuals or as a part of community that includes other populations and a part of community of an ecosystem which includes abiotic factors as well as living factors. So इस तरह से हम एक organism को different levels पे study कर सकते हैं. So next is level number 9, which is ecosystem. A community together with its non-living surroundings is called ecosystem. Ecosystem का मतलब ये है कि एक ऐसी community जो कि अपने abiotic factors के साथ interrelated है. For example, we take oxygen from air. तो हमारा ये environment है air and we need water for our survival. ये भी हमारा एक abiotic factor environment में आता है. So surroundings के साथ communities का जो relation है उसको हम पढ़ते हैं ecosystem में. Ecosystem के examples है pond, lake, river, forest, etc. Or then comes level number 10, which is biosphere. It is the part of earth
inhabited by living organisms. It includes both the living and non-living components. As you can see here in this figure that we have biosphere में क्या क्या रहे हैं, different communities present है biosphere में, और biotic abiotic दोनों factors है. अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें sea creatures भी आ जाते हैं, marine living organisms भी, the animals which are can live both in water and soil, water and land. And then we have the animals in ground, dead animals and plants, plants etc. and birds. ये सारा का सारा जो है ये बायोस्फीयर की एग्जांपल है.